हाय फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 12 के बायोलॉजी का टॉप 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। बेसिकली इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से चलने वाला है। यह पार्ट 1 होगा। क्या तो बायोलॉजी का टॉप 100 क्वेश्चन अगर पूरा पढ़ते हैं तो 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में कोई नहीं रोकेगा, आराम से आने वाला है। तो वीडियो क्लास तक देखते रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रहा, अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं, चलिए इसको बताने का प्रयास करता हूं। इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से, जनक जो मतलब बच्चा को पैदा करता है उसको जनक बोलते हैं। जनक के शरीर में कोई बल्ब की प्रवर्धक निकल आती है जिसे मुकुलन कहते हैं। देखिए बहुत छोटा डिफिनेशन है लेकिन पूरा एकदम सटीक डिफिनेशन है। कितना स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इतना छोटा डिफिनेशन कैसे देगा 2 मार्क्स। बिल्कुल देगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं, ना कि यहाँ पे आर्ट कॉमर्स साइंस पर आर्ट पढ़ रहे हैं जहाँ पे कथा रामायण लिखना पड़ता है। क्योंकि आपको साइंस पढ़ना है और साइंस में आपको पता है सटीक आंसर लिखना जरूरी है, ठीक ना। अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं, तो इस प्रकार के जनक जो अलैंगिक जनन जो होता है जिसमें, तो इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कोई बल्ब श्रीखी प्रवर्धक निकल आती है जिसे मुकुलन कहते हैं। शायद इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। यानी कि जो भी मुकुलन द्वारा जनन होता है ना, जिसमें जो भी शरीर हो, जो भी जीव हो जिसमें जनक मतलब मुकुलन द्वारा जनन होता है, मुकुलन द्वारा जिसमें जनन होता है ना, तो उसमें जनक के शरीर में क्या होता है, बल्ब श्रीखी प्रवर्धक निकल आती है। क्या होता है, बल्ब श्रीखी प्रवर्धक निकल आती है जिसे मुकुलन कहते हैं। जैसे कि आप लोग पता है जब कोई भी डिलीवरी होता है तो कुछ ना कुछ उस टाइम प्रॉब्लम होता है, तो मानव में होता है ना, उस प्रकार से हर जीव में अलग अलग होता है। तो उस प्रकार से जब जनक के शरीर में क्या होता है, जिसमें मुकुलन द्वारा जन्म होता है, तो क्या होता है, बल्ब श्रीखी प्रवर्धक निकल आती है जिसे मुकुलन कहते हैं। और यह बीएससी के 15 और 14 के एग्जाम में पूछा गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 2 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा, पुनः से आप क्या समझते हैं, इसका लाभ बताएं। तो पुनः से आप क्या समझते हैं, इसका लाभ बताना है। किस प्रकार से आपको बताना है, चलिए देखिए यहाँ पे। देखिए पुनः द्विलिंगी पुष्प में पर परागण के लिए एक स्थिति है, समझ सकते हैं। पुनः क्या है, द्विलिंगी पुष्प में क्या है, पर परागण के लिए एक स्थिति है। एक क्या है, स्थिति है, ठीक ना। एक स्थिति है जिसमें नर जनन भाग होता है, जो मेल जनन भाग होता है ना, मेल जनन भाग यानी कि नर जनन भाग मादा जनन भाग से बहुत पहले परिपक्व हो जाता है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, जो नर जनन भाग है ना, जो नर जनन भाग होता है ये, ठीक ना, वह मादा जनन भाग से बहुत पहले, यानी कि बहुत पहले, काफी पहले परिपक्व होकर पर परागण को परागकण को मुक्त कर पर परागण को उत्सर्जित करता है। क्या करता है, जो मादा जनन भाग होता है वह नर जनन भाग के बाद, यानी कि देखिए यहाँ पे उल्टा कहें, देखिए आपको समझाने का प्रयास करूँ। कभी कभी आप सोचिएगा सर क्या पढ़ दिए, पढ़े कुछ नहीं। हम बोले कि आप है कि पप्पा के बेटा है या आपके पप्पा, मतलब आप जो उनके पप्पा है, इस प्रकार से आप नहीं समझे ना। देखिए आपको समझे, आपका नाम रिया है, सपोज डेट आपके पापा का नाम कुछ भी हो सकता है, रामलाल है, ठीक है। तो आपको कोई कहे क्या आपको क्या कहेगा, कोई रिया रामलाल का बेटी है। रिया क्या है, रामलाल की बेटी है। यह भी कह सकता है ना, रामलाल के बेटी रिया है। इस प्रकार से भी कह सकता है ना। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे कहें तो नर जनन भाग मादा जनन भाग से बहुत पहले परिपक्व होकर क्या होता है, परागकण को मुक्त कर स्वपरागण को उत्सर्जित करता है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। पुनः जो बेसिकली है, यह द्विलिंगी पुष्प में यह स्वपरागण के लिए एक स्थिति है, एक क्या है, स्थिति है, ठीक ना। जिसमें क्या होता है, नर जनन भाग जो होता है वो मादा जनन भाग से बहुत पहले परिपक्व होकर क्या करता है, वह परागकण को मुक्त करके परागकण को क्या रिलीज कर देता है, मुक्त कर देता है, ठीक ना। मुक्त करके क्या करता है, वह पर परागण को उत्सर्जित करता है। क्या करता है, वह पर परागण को उत्सर्जित करता है। यही पुनः कहलाता है। अगर लाभ की बात करें तो द्विलिंगी पुष्प में निषेचन जो होता है, स्वनिषेचन मतलब स्वयं अपने से निषेचन होता है ना, स्व मतलब स्वयं होता है अपना। तो देखिए द्विलिंगी पुष्प में स्वनिषेचन को रोकने के लिए या रोक कर विभिन्नता उत्पन्न किया जाता है पुनः से। तो यही उसका लाभ होता है।
और यह क्वेश्चन 1998 और 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 3 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम पर प्रकाश डालें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम पर प्रकाश डालना है। इस प्रकार से देखिए इसमें क्या होता है, एक जो होता है ना एक्स क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त प्रतिलिपि होता है, और प्रतिलिपि मौजूद होने के कारण क्या होता है, वो 47 क्रोमोसोम हो जाता है, जिसमें हम लोग 44 तो पहले से जानते हैं, 44 गुणसूत्र होता है आपको पता है, जिसमें एक्स प्लस वाई जुड़ जाता है, टोटल 47 हो जाता है। इसी लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे फुल डिफिनीशन क्या है। देखिए यह एक गुणसूत्री विकास है। क्या है, जो क्लाइनफिल्टर जो होता है सिंड्रोम जो है वह एक क्या है, एक गुणसूत्री विकास है। समझने का प्रयास कीजिए, यह एक गुणसूत्री विकास है। यह ट्राइसोम का एक उदाहरण है। क्या है, यह ट्राइसोमी का एक उदाहरण है। कौन, क्लाइनफिल्टर जो है बेसिकली क्या है, यहाँ पे ट्राइसोमी का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। लेकिन इसमें क्या होता है, लिंक क्रोमोसोम, क्या लिंक क्रोमोसोम एक्स की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि, यानी कि जो एक्स जो होता है, देखिए एक्स होता है, वाई होता है, आपको ही पता है वाई डिफाइन करता है कि लड़का होगा लड़की होगा, या आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा पूरा मतलब पूरा आपको विस्तार से, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ऐसे गर्ल्स लोग अच्छी तरह से जानती है, ठीक ना। इसमें क्या है, यह एक गुणसूत्री विकास है। कौन, जो क्लाइनफिल्टर जो सिंड्रोम होता है एक बेसिकली गुणसूत्री विकास है, और यह ट्राइसोमी का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, समझ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, लेकिन लिंग क्रोमोसोम में एक्स की एक अतिरिक्त मतलब एक ज़्यादा अतिरिक्त प्रतिलिपि मौजूद होने के चलते या होने के कारण मानव कोशिकाओं में 47 क्रोमोसोम यानी कि 44 प्लस एक्स वाई हो जाता है। यही होता है, 44 प्लस एक्स वाई हो जाता है। यह लक्षण पुरुषों में पाया जाता है। जो पुरुष होता है ना, मेल जो होता है उसमें पाया जाता है। जो देखने में सामान्य लगता है वो सिंपल लगता है, और इसी को कहते हैं हम लोग क्या, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। और इस पर थोड़ा उसके बारे में आपको बताना था, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या है बेसिकली, इसके बारे में बताना था। सिंपल ये कह सकते हैं कि यह एक गुणसूत्री विकास है। इसमें ट्राइसोमी का एक उदाहरण है, लेकिन इसमें लिंग यानी कि लिंक क्रोमोसोम एक्स की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि मौजूद होने के कारण या होने के चलते मानव कोशिकाओं में 47 क्रोमोसोम हो जाता है। यह लक्षण पुरुषों में पाया जाता है, जो देखने में सिंपल और सामान्य लगता है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह क्वेश्चन 2013, 2018, 2019 के एग्जाम पूछा गया था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बार बार बताते हैं कि इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिंदी का, मैथ्स का, ऑल सब्जेक्ट का PDF ले सकते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, यानी कि 1 मार्क्स में जो पूछता है, 2 मार्क्स में पूछता है और 5 मार्क्स में पूछता है। टोटल क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, वो आपको दिया जाता है व्हाट्सएप के माध्यम से, और आपका व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। बॉयज़ ग्रुप अलग, गर्ल्स ग्रुप अलग चलता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा फी लगता है। तो इस बार एक बार कंटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं डायरेक्ट हमसे, तो आप जरूर एक बार कंटेक्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, सहलगनता को परिभाषित करें। सहलगनता बेसिकली है क्या, यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, जैसे 2011, 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, सहलगनता को परिभाषित करें। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 होमोलोगस गुणसूत्रों को, धागे को एक दूसरे को जोड़ने की घटना सहलगनता कहलाता है। जैसे कि आप समझिए एक गर्ल्स है एक बॉयज़ है, उसको दोनों को बंधन में, अटूट बंधन में बांधने को क्या कहते हैं हम लोग, विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, विवाह कहते हैं, शादी कहते हैं ना। तो उसमें क्या होता है, एक बॉयज़ होता है जो अजनबी होता है, एक गर्ल्स होता है जो अजनबी होता है। उसमें उससे पहले उसके कोई जानकारी नहीं होता है। आजकल होने लगा है लव मैरिज, तो पहले जानकारी रहता है, फिर भी। और जिसका अरेंज मैरिज होता है, क्या होता है, जो लड़का कहाँ का है नहीं है, बस 1 महीना के अंदर उससे जान पहचान होता है, उससे शादी हो जाता है, उसके ज़िंदगी में बंध जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विवाह कहते हैं। तो यहाँ पे सहलगनता क्या है इसके लिए, तो 2 होमोलोगस गुणसूत्रों के धागों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की घटना, एक दूसरे के साथ कंबाइंड करने की घटना, जो कॉम्बिनेशन कर रहे हैं उसके साथ जोड़ रहे हैं, कंबाइंड कर रहे हैं, जोड़ने की जो घटना होता है उसको सहलगनता कहते हैं। जैसे हमको बताएं, एक बॉयज़ और एक गर्ल्स के बीच जो अटूट बंधन, जो शादी का बंधन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शादी कहते हैं, विवाह कहते हैं।
उसी प्रकार सहलगनता है कि जब दो होमोलोगस गुणसूत्रों को धागे को एक साथ जोड़ेंगे तो हम लोग उसको सहलगनता कहते हैं कि नहीं? बिल्कुल कहते हैं। जैसे कि आपको देखिएगा, चावल में हम लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं तो क्या बनता है, भात बनता है। भात भात भात, समझ गए? भात। ये वो शायरी सुना है क्या आपको? चाहे रहने दीजिए, बाद में सुना देंगे आपको। गर्ल्स लोग पर था, लेकिन छोड़िए, रहने दीजिए। सिंपल समझ लीजिए ना, जो गर्ल्स को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है ना, चाहे इंग्लिश की जानकारी भी नहीं होता, वो रेस्टोरेंट में जाकर कहता है कहती हमको चावल चाहिए, या बहुत इंग्लिश में ऑर्डर करता है। घर में क्या करता है, अम्मा भात लो भात। समझ रहे हैं? हमको याद आ गया थोड़ा सा, वही बात है। तो सहलगनता क्या है इसके लिए, दो होमोलोगस गुणसूत्रों को जो एक साथ जोड़ने की जो घटना होता है उसको सहलगनता कहते हैं। और ये क्वेश्चन 2011-2020 के एग्जाम पूछा गया है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे बिल्कुल फ्री सब चीज़ होता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना आवश्यक है, वहाँ पे टेस्ट क्यूज चलता है, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन वहीं पे दिया जाता है। तो जाइए, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको PDF परचेज करना होगा, जो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, अनुकूलन क्या है, इसका वर्णन। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन जैसे कि कहते नहीं है कि जिसका मतलब परिस्थिति, कल्चर, जैसे कि आप जैसा अनुकूलन में रहिएगा ना, जैसा वातावरण में रहिएगा ना, वैसा ही बन जाइएगा, उसी को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन मतलब जिसके मतलब वैसा ही बनकर रहना। जैसे जैसा आप जाइएगा, जैसा देश वैसा भेष, आपने तो सुना होगा, जैसा देश वैसा भेष, ठीक ना? ऐसा तो आपने सुना ही होगा, वही बात है यहाँ पे, समझ सकते हैं। अनुकूलन क्या है, देखिए, सफलतापूर्वक जीवित रहने, सफलतापूर्वक यानी कि अपना सफलता से जीवित रहना, सक्सेसफुल जीवित रहना, तथा प्रजनन हेतु किसी जीवधारी को अपने वातावरण के अनुरूप या अनुकूल ढलना ही अनुकूलन कहलाता है। बात सही है कि सफलतापूर्वक रहना यानी कि खुशी से रहना, जीवों का प्रजनन करना हेतु किसी जीवधारी को अपनी अनुकूलन हेतु, जैसे आप बताइए जहाँ पे दिन या ठंड पड़ रही है तो उसके अनुकूल आपको ढलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे गर्मी आने वाली है। जैसे आप लोग, हम लोग है तो हम लोग को पता है कि 3 सीजन पड़ता है, 3 हम लोग को मतलब समर आता है, जैसे कि गर्मी हुआ, बरसात हुआ और ठंडा हुआ, ये 3 हुआ तो हम लोग को पता है। जहाँ पे ओनली गर्मी पड़ता है तो उसके लिए तो ठंडा क्या है उसको पता ही नहीं। तो वही बात होता है, उसके अनुरूप वहाँ पे ढलना पड़ता है। तो ठंडा होगा तो उस प्रकार से वहाँ पे घर बनाया जाएगा, उस प्रकार से वहाँ पे डिजाइन किया जाएगा कि केवल ठंडा का रोक पाए। और यहाँ पे इस प्रकार से बनाया जाता है, गर्मी भी ना पड़े, ठंडा भी ना लगे, समझ रहे हैं ना? वही होता है। तो यह बात ज़रूर ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अनुकूलन क्या है, सफलतापूर्वक क्या करना होता है, रहने हेतु, प्रजनन करने हेतु किसी जीवधारी को अपने वातावरण के अनुकूल ढलना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। और थोड़ा बताते हैं आपको यहाँ पे, परंतु अनुकूलकता का प्रयोग किसी ऐसे लक्षण के लिए किया जाता है, जो अनुकूलकता होता है ना, उसका प्रयोग किसी ऐसे जीव, ऐसे लक्षण के लिए किया जाता है, या लक्षण के लिए भी किया जाता है जो उसी जीवधारी को अपने पर्यावरण के अनुकूल बढ़ाने में मदद करता है। देखिए बात सही है, कभी कभी देखिएगा पर्यावरण और अनुकूलन पे भी डिपेंड करता है बच्चा कैसा होगा। और कभी कभी देखिएगा ठंड के मौसम में और गर्मी के मौसम में अगर कुछ चीज़ होता है बच्चा तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, शायद ठंडा के दिन में जल्दी हो जाता होगा। अब कुछ न कुछ ऐसा होता है, उसी प्रकार से कहता है कि परंतु अनुकूलकता का प्रयोग किसी ऐसे लक्षण के लिए भी किया जाता है जो उसी जीवधारी को अपने पर्यावरण के अनुकूल बढ़ने में मदद करता है, बढ़ाने में मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक ना? इसको अनुकूलकता कहते हैं। इसका वर्णन इस प्रकार से आप कर सकते हैं सिंपल तरीका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए अनुवांशिकी कोड के गुण या विशेषता लिखना है। इसका गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, इस प्रकार से लिखना है। तो प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए कम से कम एक त्रिकोडोन होता है। जो प्रत्येक एमिनो अम्ल होता है उसके लिए त्रिकोडोन होता है। क्या होता है, कम से कम एक त्रिकोडोन होता है। और सेकेंड पॉइंट की बात करिए, कोड सार्वत्रिक होता है। कोड जो होता है सार्वत्रिक होता है, अर्थात सभी जीवधारी के लिए सामान्य होता है। जो होता है ना सार्वत्रिक, जो आपने आपको पढ़ा है इससे पहले, ओ ग्रुप आपको पढ़ा है, बी जो आपको बी पॉजिटिव होता है, ए पॉजिटिव होता है। ब्लड ग्रुप जो होता है ना, सार्वत्रिक ब्लड ग्रुप क्या है, ओ ग्रुप जो होता है, यानी कि वो किसी को डोनेट कर सकता है, वह दुनिया में किसी व्यक्ति को दे सकता है। उसी प्रकार से सार्वत्रिक मतलब वो सभी के लिए समान है, सभी के लिए उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सभी के लिए भेदभाव कोई नहीं है, ठीक ना? उसी प्रकार से कोड सार्वत्रिक होता है, अर्थात सभी जीवधारियों के लिए सामान्य होता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो कोड अपहालिस्ता होता है। क्या होता है, अपहालिस्ता होता है, अर्थात एक ही अमीनो अम्ल के लिए एक से ज़्यादा कोडोन हो सकता है।
क्वेश्चन समझिए, जो कोड होता है अपहालित होता है, अर्थात एक ही एमिनो अम्ल के लिए एक से ज़्यादा कोडोन हो सकता है। यह थर्ड पॉइंट था, 3 पॉइंट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यह 17, 16 और 20 के एग्जाम में पूछा गया। जो अनुवांशिकता का कोड का गुण या विशेषता लिखे। क्या होता है, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए कम से कम एक कोडोन होना चाहिए। यह कोड जो सार्वत्रिक होता है अर्थात सभी जीवधारी के लिए समान होता है। कोड यहाँ पे अपलासित होता है, अर्थात एक ही अमीनो अम्ल के लिए कम से कम ये एक से ज़्यादा या कम से कम एक होता है, लेकिन उससे एक से ज़्यादा भी कोडोन हो सकता है। ठीक ना, यह ज़रूर याद रखिएगा। 3 में आप 2 पॉइंट भी लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स दे दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए कहते हैं आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, वहाँ पर PDF नोट्स मिलेगा, चाहे वह VVI क्वेश्चन हो, चैप्टर वाइज हो, मॉडल सेट हो, क्वेश्चन में वो सब दिया जाएगा। मलेरिया का लक्षण एवं उपचार लिखिए। देखिए मलेरिया कैसे होता है, देखिए मलेरिया ज्वर मलेरिया परजीवी प्लाज्मिडो से उत्पन्न होता है। जो होता है एक ज्वर मलेरिया होता है, मच्छर होता है, तो उससे उत्पन्न होता है, प्लाज्मिडो से उत्पन्न होता है। मलेरिया उत्पन्न होने का कारण था यह कि मलेरिया जो होता है इसके लिए मलेरिया वह क्या होता है, ज्वर मलेरिया परजीवी प्लाज्मिडो से उत्पन्न होता है। मलेरिया इतना तो उत्पन्न हो गया, उसका लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि इसके पास मलेरिया हो गया है? तो लक्षण कंपन के साथ साथ अगर आपका देह कँपकँपाने लगा, बुखार आ गया, सिर दर्द हो गया, मांसपेशियां यानी कि शरीर में दर्द होने लगा और 48 घंटे के अंतराल में खूब तेज बुखार आना, यह उसका लक्षण है। तो आप कह सकते हैं कि इसका मलेरिया हो गया। इसको मलेरिया हो चुका है, बच्चे को समझ रहे ना, लभरिया नहीं मलेरिया। आप लोग लभरिया पढ़ते हैं ना, मलेरिया पढ़िए यहाँ पे, मलेरिया, ठीक ना। तो वही बात है, लभरिया का लक्षण क्या है, सॉरी मलेरिया का लक्षण क्या है, समझ गए। तो मलेरिया का लक्षण क्या है, कंपन के साथ साथ बुखार, सिर दर्द एवं मांसपेशियों में दर्द। रोगी को 48 घंटे के अंतराल में क्या होता है, बुखार का आना। इसको क्या कहते हैं, मलेरिया का लक्षण। लभेरिया का लक्षण है, लभेरिया का लक्षण तो समझ सकते हैं आप क्या होता होगा। हाँ, तो लक्षण यह होता है। उसका उपचार कैसे कर सकते हैं हम लोग, उसको दूर कैसे कर सकते हैं, तो देखिए कुनैन की दवाइयाँ, जैसे कुनैन की एक दवाइयाँ आती है जैसे कि क्लोरोक्विन, मार्फोक्विन आदि को हम लोग सेवन कर सकते हैं। जो आदि होता है, जो टेबलेट होता है, वो कैप्सूल को हम लेकर उसको दूर कर सकते हैं। और लभेरिया का दूर करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं। 11, 16, 18 के एग्जाम में पूछा गया और काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर जो क्वेश्चन है, क्रमिक विकास क्या है। क्रमिक विकास क्या है, क्रमिक विकास जो बेसिकली होता है, क्रमिक विकास किसी जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है। यानी कि क्रमिक विकास जो होता है वह जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है, परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचकर एक नई जनसंख्या का निर्माण करता है। यानी कि समझने का प्रयास कीजिए कि जो क्रमिक विकास होता है ना, वह क्रमिक विकास किसी जनसंख्या, मतलब कोई भी जनसंख्या है, जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है, वह सूक्ष्म कम से कम चेंजिंग है, समझ रहे हैं, मिनिमम चेंजिंग है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचकर एक नई जनसंख्या का उत्पन्न करता है। क्या कहते हैं उसको, क्रमिक विकास कहते हैं। उसको क्रमिक विकास कहते हैं। यह जरूर याद रखिएगा, यह 16 और 20 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर जो क्वेश्चन है, वायु परागित पुष्पों में अनुकूलन बताए। इसका आपको प्रॉपर्टी बताना है कि जो वायु परागित पुष्प होता है वह कैसा होता है बेसिकली। देखिए यह पुष्प चटकीले तथा भड़कीले नहीं होते। जो वायु परागित पुष्प होता है, जो वायु द्वारा परागन होता है ना, उसमें क्या होता है बेसिकली, वह चटकीले और भड़कीले नहीं होता। यानी कि वह देखने में पूरा पता नहीं चटकदार भड़कदार फूल लग रहा है, पूरा एकदम मस्त लग रहा है, पूरा एकदम झकास लग रहा है। कहते हैं कि नहीं भैया, बिल्कुल कहते हैं ना। उसी प्रकार से यह बेसिकली जो वायु द्वारा परागित पुष्प जो होता है ना, जो फूल होता है, पुष्पा नहीं है, पुष्प है भैया, झुकेगा नहीं, बात की नहीं है, झुकना पड़ेगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक ना। यहाँ पे झुकने की बात नहीं, झुकना ही पड़ेगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक ना। तो यह पुष्प चटकीले तथा भड़कीले नहीं होते हैं। यह चटकीला, चलकदार, भड़कदार नहीं होता। यह पुष्प छोटे, रंगहीन तथा गंधहीन होता है। इसमें कोई सुगंध नहीं होता, यह कोई इसका रंग भी नहीं होता, और यह छोटा छोटा होता है, ठीक ना। यह पुष्प हल्के तथा चिकने होते हैं। क्या होता है, हल्का भी होता है और क्या होता है, चिकने होते। और यह क्वेश्चन 95 और 2009 के एग्जाम में पूछ ले बा, तो इसे याद कर लिहल जाए आप, नहीं तो आपका एग्जाम में पूछ सकत बा। हम भोजपुरी भी बोल देनी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 10 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, शुक्राणु जनन और वृषय चेचन में क्या अंतर है, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, शुक्राणु जनन एवं वृषसेचन
को परिभाषित करे या अंतर बताए। तो चलिए शुक्राणु जनन क्या है इसके लिए, तो वृषण में शुक्राणु जनन के निर्माण को प्रक्रिया को वृषण में शुक्राणु जनन के निर्माण को प्रक्रिया को हम लोग शुक्राणु जनन कहते हैं। समझे कि नहीं, मैं फिर से समझाने कहता हूँ। जो वृषण होता है, वृषण में शुक्राणु जनन निर्माण की प्रक्रिया, जो वृषण होता है उसमें शुक्राणु जनन निर्माण की जो प्रक्रिया है, क्रिया है, जो विधि है, उसको हम लोग शुक्राणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। वृषेचन क्या है? वृषेचन में थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करो वृषेचन होता क्या। देखिए इसमें होता है इसके लिए क्या है, शुक्राणु जनन के पश्चात, जब शुक्राणु जनन हो जाता है उसके पश्चात शुक्राणु शीर्ष स्टोली कोशिकाओं के अंतः स्थापित हो जाता है। जब शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु स्टोली कोशिकाओं के अंतः स्थापित हो जाता है, और अंत में क्या होता है, अंत में जिस विधि द्वारा शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु जनन नलिकाओं से नली जो होता है उसके द्वारा रिलीज यानी कि मोचित, रिलीज यानी कि उससे प्रवाह, मोचित रिलीज, समझ रहे? रिलीज मतलब अरे फिल्म रिलीज होता है उसको क्या मतलब, उसको निकाल देना। जिस नली द्वारा हम लोग रिलीज करते हैं, जिस नली जो आप लोग कहते हैं विदा करना, वो भी विदा करना भेजना, तो रिलीज मोचित होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वृषेचन कहते हैं। मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। वृषेचन क्या है? शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु जो होता है शीर्ष स्टोली कोशिकाओं के अंतः स्थापित हो जाता है, और अंत में क्या होता है, जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु जो होता है शुक्राणु जनन नलिकाओं से मोचित होता है या रिलीज होता है, इस प्रक्रिया को वृषेचन कहते हैं। और शुक्राणु जनन क्या है, तो जो वृषण है ना, वृषण में शुक्राणु जनन निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। और यह क्वेश्चन 2016, 2017 और 2020 के एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए बार बार बोलते हैं आपको कि आपको पीडीएफ नोट्स लेना बहुत ज़रूरी है। पीडीएफ में क्या मिलता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब मिलता है। अगर उसको पढ़ते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में भी उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और मेरा क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि 80+ % नहीं लड़े, हर बार आता ही आता है। विश्वास नहीं थी, इससे पहले वाले एग्जाम में जाकर आप मिला सकते हैं, ठीक ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन होने के लिए आप कॉल या मैसेज कर लीजिए। आप उसके लिए थोड़ा सा खर्च लगेगा, आपको टोटल पीडीएफ दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप के माध्यम से, और साथ में ग्रुप में भी नंबर ऐड कर दिया जाएगा। तो एक बार मैसेज या कॉल जरूर कीजिएगा। चलिए थैंक यू। कम टाइम में 400+ करना चाहते हैं तो केकेजी क्लासेस याद कर लीजिए। गूगल ओपन करना है, केकेजी क्लासेस सर्च करना है, सर्च करते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, क्लास 12th 10th PDF क्यूज, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, न्यूज़, यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।